प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम नए एक टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके में हम बात करेंगे इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, सब इसमें टॉपिक मिक्स होंगे। और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको क्लास मिलेगी। लाइव टेस्ट रोज़ शाम 7 बजे। तो पार्ट नंबर आज 1 की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, वनपाल, रीट, सेकंड ग्रेड, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो डेली हम राजस्थान जीके का क्वेश्चनों में लेके आऊँगा, तो मैं उसमें आपको डेली आपको इसमें रिविजन करवाऊंगा। तो इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम शुरुआत करेंगे लाइव टेस्ट के माध्यम से रोज़ शाम 7 बजे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार, सब इसमें राजस्थान जीके में सब मिक्स होगा। कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, सब इसमें डेली हम शाम 7 बजे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, थार के मरुस्थल को तुर्किस्तान में किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल को तुर्किस्तान में किस नाम से जाना जाता है? मुझे लाइव में आप कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है। तो जल्दी मुझे इसका आंसर दीजिए कि थार के मरुस्थल को तुर्किस्तान में क्या जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो राजस्थान में किसको नाम से जाना जाता है मरुस्थल को? तो ध्यान रखना, थली के नाम से। किसके नाम से? राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है ना, वो थली के नाम से जाना जाता है। अब इर्ग कहाँ जाना जाता है? इर्ग तो जाना जाता है अफ्रीका में। कहाँ पे जाना जाता है? ध्यान रखना, अफ्रीका में इर्ग बोला जाता है मरुस्थल को। और उसके बाद में देखो, चोलिस्तान बोला जाता है पाकिस्तान में। कहाँ पे बोला जाता है? पाक में। ध्यान रखना, चोलिस्तान पाकिस्तान में, इर्ग अफ्रीका में, और राजस्थान में बोला जाता है थली। और थार के मरुस्थल को तुर्किस्तान में बोला जाता है कोरडम। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, कोरडम बोला जाता है। और ये सिटीर है, सिटीर कहाँ पर बोला जाता है? मिस्र में। कहाँ पर बोला जाता है? मिस्र है, वहाँ पर क्या है? सिटीर नाम से थार के मरुस्थल को जाना जाता है। तो इनको क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। चारों ऑप्शनों को मैं आपको इसमें सभी क्वेश्चन में आपको बताऊँगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की शेखावाटी में निम्न में से कौन से बालू का स्तूप देखे जा सकते हैं? राजस्थान की शेखावाटी में निम्न में से कौन से बालू का स्तूप देखे जा सकते हैं? तो जल्दी से मुझे बताइए। तो पहले मैं बात करता हूँ तारा बालू का स्तूप की। तो ध्यान रखना, तारा बालू का स्तूप एक तो पाए जाते हैं मोहनगढ़ में, ठीक है। और उसके बाद में एक ये पाए जाते हैं पोखरण में, मोहनगढ़ है, पोखरण है। एक ये पाए जाते हैं गंगानगर के सूरतगढ़ जिले में। तो ये तीनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं कौन से? तारा बालू का स्तूप। तो ये, और राजस्थान में सर्वाधिक जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो कौन से हैं? तो ध्यान रखना, पैराबोलिक है। ये क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं पैराबोलिक, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है। और उसके बाद में राजस्थान की शेखावाटी में कौन से बालू का स्तूप देखे जाते हैं? तो बरखान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरखान हो जाएगा। और बरखान कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार ये होते हैं। तो जितने भी मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। और ये पवन अनुवर्ती कैसे होते हैं? पवन अनुवर्ती होते हैं रेखीय। क्या होते हैं? पवन अनुवर्ती बोलते हैं, या इनको रेखीय बालू का स्तूप भी बोले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बरखान। और आपको पता है शेखावाटी जो शब्द है वो किसने दिया था? पता है? शेखावाटी शब्द दिया था WN नॉर्डन ने। किसने दिया? WN नॉर्डन ने शेखावाटी शब्द ये नाम दिया था। किसका? शेखावाटी। शेखावाटी में आपको पता है कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला देखो, कौन सा दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है? कौन सा दुर्ग है? गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब आपको मैं बता देता हूँ। पहले हम बात करेंगे भैंसरोडगढ़ की। किसकी बात करेंगे? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, वो है चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे। किसके किनारे है? चंबल व ब्राह्मणी नदी, ठीक है। और गागरोन दुर्ग किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना, गागरोन है काली सिंध और आहू नदी। किसके किनारे है? काली सिंध प्लस आहू नदी के किनारे है गागरोन। और शाहबाद दुर्गढ़ है, ये गढ़ है, ये है परवन नदी 12 में। कहाँ पे है? परवन नदी के किनारे 12 में है शाहबाद। तो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। इन बातों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना।
अब एक ध्यान रखना, अब यहाँ पे ये गंभीरी है, एक आता है गंभीर, एक गंभीर और गंभीरी, ये दोनों नदियाँ अलग अलग है। तो ये तो होगी चित्तौड़गढ़ में, और ये जो गंभीर नदी है ना, ये ध्यान रखना करौली के स्पोट्रा पहाड़ी से निकलती है। ध्यान रखना कहाँ पे बहती है, ये करौली ज़िले में बहती है गंभीर नदी। और ये है गंभीरी नदी, ये है चित्तौड़गढ़ के इस दुर्ग के किनारे, और ये करौली के स्पोट्रा पहाड़ी से निकलती है, इसका उद्गम होता है। तो इसको आप से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद जो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुई, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद जो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुई थी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर गिरिजा व्यास। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, डॉक्टर गिरिजा व्यास। अब बात करेंगे कमला बेनीवाल की, ये क्या है, राजस्थान की पहली महिला मंत्री। कौन थी ये, पहली महिला मंत्री राजस्थान की थी। और ये है राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी थी। क्या थी, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी थी और महिला मंत्री भी थी, कमला बेनीवाल। और पहली प्रथम महिला सांसद जो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुई, तो डॉक्टर गिरिजा व्यास। और एक बात याद रखना, श्रीमती शारदा भार्गव, ये क्या थी, ये थी राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा निर्वाचित थी। ध्यान रखना क्या थी, राज्यसभा निर्वाचित श्रीमती शारदा भार्गव थी, निर्वाचित राज्यसभा निर्वाचित थी ये, ठीक है। और वसुंधरा राजे कौन थी, वसुंधरा राजे कौन थी, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो ये ध्यान रखना, प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और इसका जन्मदिन आपको पता ही है, 8 मार्च के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और प्रथम महिला सांसद चुनी थी डॉक्टर गिरिजा व्यास। और डॉक्टर गिरिजा व्यास ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, उसकी 2 बार अध्यक्ष रह चुकी है। कौन है, डॉक्टर गिरिजा व्यास। तो इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, किस माता की पीठ की पूजा की जाती है, किस माता की पीठ की पूजा की जाती है। तो ये आपको आंसर देना है, किस माता की पीठ की पूजा की जाती है। तो सारे विद्यार्थी मुझे लाइव में जवाब देना है। पहले मैं बात करता हूँ हिचकी माता की। तो हिचकी माता कहाँ की है, उदयपुर की। कहाँ की है, उदयपुर की। और छींच माता है बांसवाड़ा की। कहाँ की है, छींच माता है बांसवाड़ा की। और शीतला माता है जयपुर चाकसू जयपुर की। और ब्राह्मणी माता है बारां की। तो ध्यान रखना, पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता, ये है बारां की, सोरसिन बारां, और इसकी पीठ की पूजा की जाती है। और शीतला माता आपको पता ही है, खंडित प्रतिमा की पूजा इसकी की जाती है। और चेचक की देवी है, बच्चों की देवी है, ये शीतला माता है। एक है, अब एक तो ये होगी छींच माता, ये तो है बांसवाड़ा की। एक है छींक माता, कौन सी है, छींक माता। तो ये क्या की है, ये है जयपुर की। कहाँ की है, छींक माता है जयपुर की। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में कहाँ हुई थी। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में कहाँ हुई थी, इसका आंसर आपको देना है। तो लाइव में मुझे जवाब दीजिए, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कहाँ हुई थी। अब देखो मैं बात करूँगा झुंझुनू की। पहला नंबर ऑप्शन देखो, बात करता हूँ झुंझुनू की। झुंझुनू जो क्या है, जो शेखावटी ब्रिगेड का ये मुख्यालय था, किसका था, 1827 में क्रांति हुई थी, तब शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय था झुंझुनू। ध्यान रखना कौन था, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय था झुंझुनू। उसके बाद में 1841 में इसकी स्थापना हुई थी खेरवड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खेरवड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में खेरवड़ा उदयपुर में हुई थी। और बात करता हूँ माउंट आबू की। माउंट आबू का जो एजीजी का मुख्यालय था 1832 में, पहले माउंट आबू था, लेकिन नहीं, पहले ये अजमेर में था 1832 में। उसके बाद में 1845 को क्या है, इसका मुख्यालय माउंट आबू कर दिया गया था। कहाँ पे, माउंट आबू कर दिया था। एजीजी का मुख्यालय 1857 की क्रांति के समय 1832 में अजमेर था और 1845 में ये माउंट आबू कर दिया गया। तो मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में कहाँ हुई, खेरवड़ा में। अगला क्वेश्चन देखो, खरीफ की फसल बीमार होने पर किस संत की पूजा की जाती है। खरीफ की फसल है बीमार होने पर किस संत की पूजा की जाती है, तो बताना है, वो आंसर दीजिए मुझे। पहले मैं बात कर लेता हूँ रैदास की। तो ध्यान रखना, 8 खंभों की छतरी है रैदास की। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पे है, 8 खंभों की छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रैदास की। ध्यान रखना। और फसल बीमार होने पर संत की पूजा होती है धन्ना जी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धन्ना जी। और धन्ना जी कौन है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, इसको भी पढ़ लेना। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक
और ये भी बताना है। और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक आपसे पूछे तो कौन है? विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक है धन्ना जी। और धन्ना जी फसल बीमार होने पर धन्ना जी की पूजा की जाती है। अब बात कर लेता हूँ मैं संत मावजी की। ये संत मावजी कौन है? ये है निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक। किसके हैं? निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मावजी। इतनी बातें आपको याद रखना। और पीपा जी को आप तो आप जानते ही हो। पीपा जी कौन है? दर्जी समुदाय के आराध्य देव है, ध्यान रखना। कौन है? दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। और इनकी पत्नियां कितनी थी? 20 पत्नियां थी पीपा जी की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, चयनित होता है या मनोनीत होता है, ये आपको बताना है। तो संविधान के मुख्यमंत्री क्या किया जाता है? ध्यान रखना नियुक्त होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, नियुक्त होता है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ निर्वाचित। तो ध्यान रखना प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। और जो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है वो अनुच्छेद किसके तहत? 164 के तहत। संविधान के 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। और चयनित और मनोनीत की अगर मैं बात करूं तो पहला मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था? ध्यान रखना हीरालाल शास्त्री। कौन था? हीरालाल शास्त्री था प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री ये कौन था? टीकाराम पालीवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगला देखो, राज्य में निम्न में से कौन सा मेला चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में लगता है? कौन सा मेला चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में लगता है? तो सारे विद्यार्थी जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, आपका काम है। सारे विद्यार्थी वीडियो को पहले लाइक करो। जितने लाइव जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वीडियो को लाइक करना आपका काम है। और जितने भी आपके ग्रुप बने हुए उसमें आपको शेयर करना है, क्योंकि इतनी अच्छी क्लास आपको राजस्थान जीके की आपको डेली मिलेगी। और लगभग आपकी राजस्थान जीके जो है तैयार होता चला जाएगा। तो इसका आंसर दीजिए मुझे 9 नंबर का। तो ध्यान रखना जीण माता का मेला कहाँ लगता है? रेवासा सीकर में, ये तो पता ही है। रेवासा सीकर में जीण माता का मेला लगता है। शीला माता का लगता है जयपुर में। और दधीमती लगता है गोठ मांगलोद नागौर में। यहाँ पे लगता है गोठ मांगलोद नागौर में दधीमती माता का मेला लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना कौन ये सभी मेले हैं जो चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में लगते हैं। कौन कौन से? जीण माता, शीला माता और दधीमती माता। और एक ध्यान रखना ये है गोठ मांगलोद है ना, तो यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक जिप्सम के भंडार हैं। क्या है? सर्वाधिक जिप्सम के भंडार कहाँ पर मिलते हैं? गोठ मांगलोद नागौर में। और कहाँ पर किसका मंदिर है? मेला लगता है दधीमती माता का। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन दर वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन दर वाला जिला कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे इसने सर्वाधिक पूछा है, तो सबसे कम की मैं पहले बात करूं तो सबसे कम वाष्पोत्सर्जन करने वाला है डूंगरपुर। ध्यान रखना सबसे कम वाष्पोत्सर्जन वाला कौन है? डूंगरपुर है सबसे कम। ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर है। ध्यान रखना कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला संभाग है, तो ध्यान रखना जोधपुर है। और सबसे कम ये वाष्पोत्सर्जन वाला हो गया डूंगरपुर। और सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। और आपको बताइए सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कोटा। कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा। अगला क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? कर्क रेखा के नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है इसकी? तो ध्यान रखना कर्क रेखा की है सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा जो कुशलगढ़ तहसील है वहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा में। ध्यान रखना कुशलगढ़ तहसील से ये गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक नज़दीक मुख्यालय है बांसवाड़ा। कर्क रेखा की सर्वाधिक अगर मैं दूर की बात करूँ तो ध्यान रखना दूर मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर। कौन सा है? दूर है गंगानगर। और नज़दीक है बांसवाड़ा। और आपको झालावाड़ पता ही है सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? झालावाड़। और डूंगरपुर में सबसे कम ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर की ध्यान रखना कौन से गांव से गुजरती है? तो चीखली गांव से गुजरती है।
गांव आपसे पूछ ले कि डूंगरपुर के जो कर्क रेखा है वो किस गांव से गुजरती है, तो चीखली गांव से गुजरती है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, राठौड़ वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे कहते हैं? राठौड़ वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है मुझे लाइव में। अब पहले मैं बात कर लेता हूँ राहाव दूहड़ का। किसकी बात कर लेता हूँ? राहाव दूहड़ की मैं बात कर लेता हूँ। इसने क्या है, नागणेची माता का मंदिर कहाँ पे है? तो ध्यान रखना जोधपुर में। तो ये नागणेची जो माता है ना, उसको क्या है, इसने ये मंदिर है इसका बाड़मेर में, सॉरी, नागणेची माता का मंदिर कहाँ पे है? बाड़मेर में है। इसने क्या है, नागणेची माता की जो मूर्ति है ना, वो कर्नाटक से लेकर ये बाड़मेर आया था। कहाँ पे आया था? कर्नाटक से लेकर बाड़मेर। कौन आया था? राव दूहड़। तो कौन है? राव दूहड़ आया था नागणेची माता की मूर्ति लेकर। और ये राव आस्थान है। इनके समय जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ध्यान रखना, इनके समय जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और मूल पुरुष आदि पुरुष कौन है? तो ध्यान रखना, राव है सिंह। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था है। अब इसमें बताना भी पंचायती राज व्यवस्था क्या है? स्थानीय सरकार है, स्थानीय स्वशासन की है, स्थानीय स्वप्रशासन की है और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसका जवाब मुझे देना है। तो देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूँ स्थानीय स्वशासन की। तो ध्यान रखना, स्थानीय स्वशासन होते हैं ना, ये दो होते हैं। एक तो होता है ग्रामीण, एक होता है शहरी। ठीक है, स्थानीय स्वशासन क्या होते हैं? ग्रामीण और शहरी। उसके बाद में इन दोनों में, इसमें फिर ग्रामीण को फिर 2 भागों में बांट दिया इसने। उसके बाद में यहाँ पे पंचायती होगी और यहाँ पे हो गया स्वशासन। कौन सा हो गया? स्वशासन। और इसमें अगर मैं बात करूँ, फिर इसको भी, शहरी को भी 2 भागों में बांट दिया। एक तो स्वशासन यहाँ पे हो गया, एक हो गया यहाँ नगर पालिका। फिर इन तीनों को, दोनों तीनों को 3-3 भागों में बांट दिया। ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है। और शहरी में जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, ऐसे अलग अलग इसमें बांट देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण स्वशासन की, ऑप्शन नंबर 4। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो, मीणा जनजाति ग्रामीण संगठन की छोटी इकाई क्या कहलाती है? मीणा जनजाति ग्रामीण संगठन की छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ध्यान रखना, जो पाल क्या होते हैं, पहले मैं बात कर देता हूँ। पाल, जो मीणा जनजाति के गांव है ना, वो पाल कहलाते हैं। क्या है? मीणा जनजाति के गांव क्या कहलाते हैं? पाल कहलाते हैं। और पटेल क्या कहलाते हैं? पटेल, जो मीणा जनजाति पंचायत का जो मुखिया होता है ना, कौन है? मीणा जनजाति जो पंचायत का मुखिया होता है ना, वो कहलाता है पटेल। और ढाणी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ढाणी। क्या हो जाएगा? ढाणी। मीणा जनजाति ग्रामीण संगठन की छोटी इकाई कहलाती है ढाणी। और मेवासे क्या होते हैं? जो मीणा जनजाति के जंगल में बने होते हैं ना घर, उनको बोलते हैं मेवासे। मीणा जनजाति के जो घर होते हैं ना जंगल में बने, उनको बोलते हैं मेवासे। तो इसका आंसर हो जाएगा ढाणी। अगला देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? इसका जवाब मुझे दीजिए लाइव कमेंट बॉक्स में, आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसने सबसे छोटा पूछा है, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ सबसे बड़ा कौन सा है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा है उच्च शुष्क और सीमित सिंचित प्रदेश। ये है सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। तो ये कौन सा है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है पूछे आपसे? तो उच्च शुष्क और सीमित उच्च प्रदेश। और सबसे छोटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर आर्द्र दक्षिणी में बात करूं, ऑप्शन नंबर बी की, तो कोटा संभाग वाला सोयाबीन खेती के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, आर्द्र आता है कोटा संभाग वाला। और ये ध्यान रखना, सोयाबीन के लिए, सोयाबीन की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इन क्वेश्चनों को जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। मुख्य रूप से अलवर व भरतपुर के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मुख्य रूप से अलवर व भरतपुर के पूर्वी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? इसका जवाब आपको देना है। पहले मैं बात कर लेता हूँ खेराड़ी की। तो ध्यान रखना, खेराड़ी बोली जाती है। एक तो मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ी में हड़ौती बोली जाती है। और ढूंढाड़ी बोली जाती है खेराड़ी में। ठीक है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हड़ौती इसमें बोली जाती है। तीनों का मिश्रण चलता है खेराड़ी में। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ब्रज बोली।
ध्यान रखना, अलवर व भरतपुर के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ब्रज बोली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और रागड़ी की मैं अगर बात करूं तो रागड़ी बोली जाती है मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। ये किसकी है? जो मालवा का क्षेत्र है ना, वहाँ के राजपूतों की बोली कौन सी है? तो रागड़ी है। अगर मैं मालवी की बात करूँ तो किसकी बात करूँ? मालवी की। तो ध्यान रखना, मालवी बोली जाती है कोटा और झालावाड़ और कुछ भाग आता है प्रतापगढ़ का। ये 3 जिलों में मालवी बोली जाती है। तो कुछ विशेषताएं इनमें पाई जाती है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज बोली। अगला देखो, निम्न में से इको टूरिज्म नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इको टूरिज्म नीति की घोषणा कब की गई? इसका जवाब मुझे देना है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ 179 की। तो ध्यान रखना, आरटीडीसी की स्थापना हुई थी। किसकी? आरटीसी, राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना 1979 में। और 2000 में क्या हुआ था? राजस्थान में पर्यटन पुलिस की तैनाती की थी। किसने? राजस्थान में पर्यटन पुलिस की तैनाती की थी। जंतर मंतर आमेर में तैनात की थी सन 2000 में। क्या की थी? पर्यटन पुलिस की तैनाती की थी। कहाँ पे? 2000 सन में। और इसका आंसर हो जाएगा 2010 में। कब हुई? इको टूरिज्म नीति की घोषणा कब गई? 2010 में की गई थी। और 2001 में क्या हुआ था? जल्दी से मुझे बताइए। 2001 में, तो ध्यान रखना, 2001 में हुआ था। राजस्थान ने प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा की थी 2001 में। प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा की थी 2001 में। और नई पर्यटन नीति कब लागू हुई? तो ध्यान रखना, 9 सितंबर 2020 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, 9 सितंबर 2020 को नई पर्यटन नीति लागू हुई। और प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा हुई 2001 में। और इको टूरिज्म नीति की घोषणा हुई 2010 में। बड़े ही शानदार पॉइंट है, इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना का काम करना है। और ग्रुप बने उनमें आपको शेयर करना है। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जवाब देना है कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जल्दी से मुझे बताइए। तो 1934 में किसकी हुई? हड़ौती प्रजामंडल की। किसकी हुई थी? हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। और 1931 में आपको पता है दो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। एक तो जयपुर प्रजामंडल और एक है बूंदी प्रजामंडल, 1931 में स्थापित हुए। और 1939 में कौन हुआ था? 1939 में किशनगढ़ है और एक है करौली, किशनगढ़ करौली, एक है सिरोही प्रजामंडल। इन तीनों की स्थापना कब हुई? 1939 में। और इसका आंसर हो जाएगा 1946, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना। और संस्थापक कौन था झालावाड़ प्रजामंडल का? मांगीलाल। कौन था? मांगीलाल संस्थापक था झालावाड़ प्रजामंडल का। अगला क्वेश्चन देखो, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? इसका जवाब देना है। तो देखो, पहले मैं बात कर लेता हूँ मल्लीनाथ पशु मेला। ये लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला का मेला लगता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मेला आपसे पूछे तो कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है। उसके बाद में गोगामेड़ी लगता है नोहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पे लगता है? नोहर हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी का मेला लगता है। और सबसे लंबा पशु मेला लगता है गोगामेड़ी का। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा आपसे पशु मेला कोई पूछ ले तो कौन सा है? गोगामेड़ी पशु मेला। तो आय की दृष्टि से मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परबतसर नागौर में लगता है। ध्यान रखना, परबतसर नागौर में लगता है। और ब्राह्मणी माता का मेला कहाँ लगता है? सोरसेन बारा में। कहाँ पे लगता है? जिसकी पीठ की पूजा की जाती है सोरसेन बारा में। और ये अगर मैं बात करूँ हड़ौती प्रदेश का गधों का सबसे बड़ा मेला है ये भी आपको ध्यान रखना, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। हड़ौती प्रदेश का आपसे पूछ ले भी गधों का मेला कौन सा है सबसे बड़ा, तो ब्राह्मणी माता का मेला है। वैसे तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा मेला राजस्थान में अगर से पूछ ले हड़ौती का मेला, वो गधों का मेला लगता है सांगानेर जयपुर में। अगर हड़ौती प्रदेश में गधों का आपसे मेला पूछ ले तो ब्राह्मणी माता का मेला लगता है। अब देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 20 नंबर का देना है, 25 क्वेश्चन है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जल्दी से मुझे बताना है। तो पहले आप बताना मुझे। तो ध्यान रखना, 20 अगस्त 1949 की किसको स्थापना हुई? आरपीएससी की। ये भी आपको पता होना चाहिए। आरपीएससी की स्थापना हुई राजस्थान लोक सेवा आयोग की। 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई। और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना, 29 अगस्त 1949 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और आपको पता है, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ था। राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान नाम कर दिया गया था। ध्यान रखना,
ध्यान रखना, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसका राजपुताना का जो नाम था ना वो बदलकर राजस्थान नाम कर दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। और इसका राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन देखो, चैत्र माह की कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र माह की कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो 21 नंबर का मुझे देना है। तो पहले मैं बात कर देता हूँ गुड़ी पड़वा का। तो गुड़ी पड़वा आता है चैत्र शुक्ल एकम को। कब आता है? गुड़ी पड़वा आता है चैत्र शुक्ल एकम को आता है। चैत्र माह की कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, गुड़ला त्यौहार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और जो गुड़ी पड़वा है वो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। और गणगौर अभी आने वाली है, ये तो आपको पता ही है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। और होली के ये 16 दिन बाद गणगौर आती है। और राजस्थान में सर्वाधिक गीत जो है गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। और दुलंडी आपको पता ही है, अभी अभी गई है दुलंडी, ये बनाई जाती है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, यानी कि होली के दूसरे दिन ये दुलंडी मनाई जाती है। अब आपको कुछ मैं और इसमें पॉइंट बता देता हूँ। जो लठमार होली है ना वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये महावीर जी करौली की लठमार होली, महावीर जी करौली। और जो कोड़ामार होली है वो कहाँ की है? तो ध्यान रखना, बिनाए अजमेर की। कहाँ की है? बिनाए अजमेर की कोड़ामार होली है। और पत्थरमार होली कहाँ की है? ये पॉइंट साथ साथ में नोट कर लेना। उसके बाद में पत्थरमार होली है बाड़मेर की। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। और चैत्र माह की कृष्ण अष्टमी को त्यौहार मनाया जाता है गुड़ला त्यौहार। अगला क्वेश्चन देखो, राठौड़ वंश के किस राजा के समय राठौड़ों ने साफा बांधने की परंपरा की शुरुआत की थी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि राठौड़ वंश के किस राजा के समय राठौड़ों ने साफा बांधने की परंपरा की शुरुआत की थी? इसका जवाब मुझे जल्दी से मुझे दीजिए। पहले मैं बात कर लेता हूँ राव कनकपाल की। तो इसके समय क्या थी? राठौड़ वंश की सीमा वो काक नदी तक थी। जो राठौड़ वंश की सीमा है ना वो कहाँ तक थी? काक नदी है एक, काक नदी तक थी। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ तक थी? काक नदी तक थी कनकपाल के समय। और जो साफा बांधने की परंपरा वो शुरुआत किसके समय हुई? तो ध्यान रखना, राव जालन सिंह के समय। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो राव जालन सिंह के समय साफा बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। और जो राव तीड़ है ना, ये ऑप्शन नंबर डी, तो इसने क्या है, महेवा बाड़मेर है ना, कहाँ पे? महेवा बाड़मेर, उसको क्या है इसने राजधानी बनाई थी। ये भी आपसे पूछ सकता है कि महेवा बाड़मेर को राजधानी किसने बनाई थी राठौड़ों वंश में? तो राव तीड़ा ने महेवा बाड़मेर को राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखो, किस शासक के समय मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत हुई थी? किस शासक के समय मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत हुई थी? इसका जवाब आपको देना है। पहले मैं बात कर लेता हूँ जगत सिंह प्रथम की। किसकी? तो इसमें मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका है? मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कौन सा कहलाता है? तो ध्यान रखना, जगत सिंह प्रथम का। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल है जगत सिंह प्रथम का। और अमर सिंह का जो प्रथम है वो चावड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका है? चावड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके समय कहलाता है? तो अमर सिंह प्रथम का। और महाराणा प्रताप किसका कहलाता है? महाराणा प्रताप का है। जो चावड़ चित्रशैली है ना, चावड़ चित्रशैली, उसकी शुरुआत हुई थी महाराणा प्रताप के समय। शुरुआत हुई थी चावड़ चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई? तो आपसे पूछे तो ध्यान रखना, चावड़ चित्रशैली की शुरुआत हुई महाराणा प्रताप के समय। और जगत सिंह ने प्रथम का स्वर्ण, जो चावड़ चित्रशैली का ये स्वर्णम काल कहलाता है। और मेवाड़ चित्रकला की शैली की शुरुआत हुई थी तेज सिंह के समय। किसके समय? और राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली कौन सी है? तो मेवाड़ चित्रशैली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। तो राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है, अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? इसका जवाब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ न्यायाधीश की। तो ध्यान रखना, पहला मुख्य न्यायाधीश अपने कौन था? तो कमलकांत वर्मा। ये भी आपको ध्यान रखना है, कमलकांत वर्मा अपना पहला मुख्य न्यायाधीश था। और अब वर्तमान में अकील कुरैशी है। कौन है? वर्तमान में पहले अकील कुरैशी थे, लेकिन 6 मार्च को ये रिटायर हो चुके हैं। क्या है? जो अकील कुरैशी है ना वो 6 मार्च को रिटायर हो गए। और कार्यवाहक मैंने आपको बता ही दिया कौन बनाए गए? MM श्रीवास्तव को। ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के जो कार्यवाहक जो है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए MM श्रीवास्तव को। और 6 मार्च को जो वकील कुरैशी वो रिटायर हो चुके हैं। तो ये कमलकांत पहला
मुख्य ये न्यायाधीश था। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है ना, किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, तो ध्यान रखना राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। और मुख्य सचिव की मैं बात करूं तो ध्यान रखना पहला मुख्य सचिव कौन था, पहला मुख्य सचिव था के राधाकृष्णन। कौन था, के राधाकृष्णन पहला मुख्य सचिव था। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, उषा शर्मा। ये भी अभी भी बनी है, कौन सी है वर्तमान में, उषा शर्मा है। और पहला कौन सा था, के राधाकृष्णन। अंतिम क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि वाला जिला निम्न में से कौन सा है। राज्य में सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि वाला जिला कौन सा है, इसका जवाब मुझे आपको कमेंट पर लाइव में जवाब देना है। तो न्यूनतम अगर गोचर इसमें सर्वाधिक पूछा है तो न्यूनतम अगर मैं बात करूँ तो गंगानगर में है। कहाँ पे है, न्यूनतम जो गोचर व चारागाह भूमि कहाँ पे है, गंगानगर में। और सबसे कम कृषि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, राजसमंद। सबसे कम कृषि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, क्षेत्र वाला जिला है तो राजसमंद है। इन पॉइंटों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। और चूरू आपको पता ही है कौन सा है, न्यूनतम सिंचित कृषि क्षेत्र वाला, न्यूनतम सिंचित होता है, यहाँ पर नदी भी नहीं बहती, सिंचित कृषि क्षेत्र वाला जिला है। और सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि कौन सा है, बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली आपको क्लास मिलेगी इन चारों ऑप्शनों के साथ, पूरी डिटेल के साथ। आराम से आपको इसका आधे घंटे की क्लास में आपको सब कुछ इसका निचोड़ राजस्थान का आपको डेली मिलने लग जाएगा। और राजस्थान पुलिस में चाहे रीट है, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको पूरा तथ्य पूरी डिटेल के साथ मैं रिवीजन करवा दूंगा। और डेली मेरी 7 बजे इंडिया करंट की क्लास आती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।